नमस्कार साथियों। आज का हमारा सेशन है जो प्रायद्वीपीय पठार हमारा चल रहा था, उसमें हम दक्कन के पठार के बारे में चर्चा करेंगे। देखिएगा, दक्कन के पठार के बारे में बात करें हम थोड़ी-सी, तो देखिए दक्कन के पठार की सबसे पहले हम इसकी अवस्थिति को देखते हैं थोड़ा-सा और इसकी अवस्थिति के बारे में हम बात करना चाहें, तो इसकी अवस्थिति आपको कुछ ऐसे नज़र आएगी, यानी त्रिभुजाकार, जिसे हम बोल सकते हैं। यदि आप इसके विस्तार को लेकर बात करते हैं, तो देखिएगा इधर की ओर मैं बात करता हूं तो आपको 2-3 पर्वत श्रेणियां यहां पर आपको नजर आएंगी। साथ में ही यहां पर आपको पता है कि एक राजमहल पहाड़ी थी यहां पर। ठीक है, राजमहल पहाड़ी। चलिए, एक सिंबल के तौर पर हम बना लेते हैं। यहां पर आप बात करोगे तो आपको नजर आएगा पूर्वी घाट पर्वत। इधर वाली साइड में मैं बात करता हूं तो आपको नजर आएगा पश्चिमी घाट पर्वत। यानी ये जो रेड कलर वाला हमने लिखा है, इसको हम नाम दे सकते हैं पश्चिमी घाट पर्वत, घाट पर्वत, या फिर देखिए इसे सह्याद्री पर्वत भी बोला जाता है। वहीं पे ये वाला जो है, इसे हम बोलते हैं पूर्वी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत। और ऊपर वाली जो श्रेणी है, वैसे इसको एक को तो सतपुड़ा नाम देते हैं, इधर वाली जो श्रेणी है इसको मैं नाम दे देता हूं राजमहल पहाड़ी। ठीक है, वैसे इस वाली को बोला जाता है राजपीपला। ये वाली जो है वो महादेव पहाड़ी है और ये वाली है मैकाल पहाड़ी। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर राजपीपला, महादेव और मैकाल को मिलाकर हम तीनों को बोलते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक है, इसका जो नीचे वाला जो पोर्शन है यहाँ पर, इस पोर्शन को हम नाम दे सकते हैं कन्याकुमारी। यानी हम दक्कन के पठार के बारे में बात करें तो इसका उत्तरी विस्तार है वो राजपीपला, महादेव, मैकाल और राजमहल पहाड़ी के द्वारा सीमाबद्ध है। पश्चिमी साइड है वो पश्चिमी घाट पर्वत के द्वारा सीमाबद्ध है और पूर्वी भाग जो है वो पूर्वी घाट पर्वत के द्वारा सीमाबद्ध है। यदि आप इसमें अच्छे से देख पा रहे हैं तो गौर से देखें, तो आपको यहाँ पर इसमें देखो महाराष्ट्र आपको नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के बाद में यहाँ पर मैं बात करूं तो आपको कर्नाटक नजर आ रहा है। यहाँ पर आप बात करते हैं तो तेलंगाना आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर देखते हैं तो छत्तीसगढ़ है। यहाँ पर देखते हैं तो आपको ओडिशा नजर आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो मेनली आपको आंध्र प्रदेश नजर आएगा और यहाँ पर आप देखते हैं तो आपको तमिलनाडु नजर आएगा। मतलब हम सिंपल सा ये कह सकते हैं कि ये जो आपका दक्कन का पठार है, ये मेनली महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इनमें फैला हुआ है। और इसका कुछ पार्ट जो है वो मध्य प्रदेश में भी थोड़ा बहुत आपको नजर आएगा। मध्य प्रदेश। ठीक है, इन सभी राज्यों में जो फैलाव है वो किसका है? दक्कन के पठार का। दक्कन के पठार के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां हम लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ से कुछ बातें देखने का प्रयास करें, तो सबसे पहला मैं यहाँ पर ये कह सकता हूं कि ये जो दक्कन का पठार है, इसका क्षेत्रफल यदि आप देखते हो तो इसका क्षेत्रफल आपको नजर आएगा 7 लाख वर्ग किलोमीटर। क्या है इसका? क्षेत्रफल है। वहीं पे दूसरी बात हम देखें कि इसकी औसत ऊंचाई को लेकर हम बात करते हैं कि दक्कन का जो पठार है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी निकल के आती है। तो दोस्तों, इसकी औसत ऊंचाई जो निकल के आ रही है वो निकल के आती है 500 से 1000 मीटर। 500 से लेकर 1000 मीटर तक। यदि आप इसके निर्माण को लेकर बात करते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ होगा, तो इसका निर्माण है वो हुआ है ज्वालामुखी से, ज्वालामुखी लावा से। ये बात भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। ज्वालामुखी के लावा से निर्मित है, तो इसका मतलब इसके निर्माण में हम बोल सकते हैं कि इसका जो निर्माण है वो जीवाश्म रहित चट्टानों से हुआ है। किससे हुआ है? जीवाश्म रहित चट्टानों से। क्योंकि ज्वालामुखी वाली जो चट्टानें होती हैं उनमें जनरली हम देखते हैं कि वहां पर जीवाश्म नहीं पाए जाते। यहाँ पर इस पूरे के पूरे दक्कन के पठार की हमारी बात चली रही है, तो इसमें यदि आप देखोगे तो लावा का निक्षेप, यानी इसमें कितनी मोटाई तक लावा जो है, इसमें 2000 मीटर मीटर गहराई तक आप जाओगे ना,
तो लावा का निक्षेप है। निक्षेप का मतलब जमाव है। कितना? लगभग 2 किलोमीटर गहराई तक। यानी पूरा का पूरे दक्कन के पठार का निर्माण जो है वो ज्वालामुखी के लावा से हुआ है। वहीं पे यहां पर आप बात करते हो कि इस दक्कन के पठार में कुछ चट्टानें, कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, तो यहां पर आप बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेंगी प्राचीन रव्वेदार, प्राचीन रव्वेदार, रव्वेदार जीवाश्म रहित चट्टानें, जीवाश्म रहित चट्टानें आपको इस दक्कन के पठार में देखने को मिलेंगी। यहां पर आप देखिए, जीवाश्म रहित चट्टानों की बात करें तो आपको इनमें देखने को मिल सकती है जैसे ग्रेनाइट है, यहां पर आपको देखने को मिल सकती है नीस है, यहां पर आपको देखने को मिल सकती है सुस्त चट्टानें। साथ में देखो आपको चूना पत्थर भी यहां पर मिलता है और क्वार्टजाइट शैलें भी यहां पर मिलती हैं। साथ में आपको क्या मिलेगा? चूना पत्थर और क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट चट्टान, ये सभी चट्टानें आपको यहां पर देखने को मिलती हैं। वैसे सिंपल सा आप यदि ग्रेनाइट और नीस चट्टानों को देखते हैं तो इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? तीनों को मिलाकर हम कहते हैं आर्कियन युग की चट्टानें। क्या कहते हैं? आर्कियन युग की चट्टानें कहते हैं। ये बात अब समझ में आई? ये पूरा का पूरा जो दक्कन का पठार है, इसमें हम देखो महाराष्ट्र पठार को अलग से पढ़ेंगे, तेलंगाना पठार अलग से देखेंगे, कर्नाटक पठार, आंध्र प्रदेश का पठार, तमिलनाडु का पठार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के पठार, और यहाँ की जो मेनली पर्वत श्रेणियां हैं, उन सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यानी इन सभी को पढ़ा जाता है किसके अंदर? दक्कन के पठार के अंतर्गत। और दक्कन के पठार का जो पहला पॉइंट है, जिसको हम नाम देते हैं यहां पर, और वो नाम है महाराष्ट्र का पठार। अब हमारी हेडिंग कौन सी होगी? महाराष्ट्र का पठार। ठीक है, महाराष्ट्र के पठार को लेकर आप बात करें तो देखो महाराष्ट्र के पठार की हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यहां पर यदि आप गौर से देखना चाहें तो देखिएगा, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र पठार की बात हो रही है, मेनली इसका विस्तार है वो आपको महाराष्ट्र में ही नजर आएगा। ठीक है, कहां पर नजर आएगा? महाराष्ट्र में। अब आप इसमें कुछ संरचनाएं देखना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में क्या क्या चीजें हैं या महाराष्ट्र पठार के अंतर्गत, तो देखिए सबसे पहले महाराष्ट्र के जस्ट आप ऊपर जाते हैं तो आपको एक तो पहाड़ी नजर आती है जो राजपीपला है, फिर एक पहाड़ी नजर आएगी जिसे महादेव पहाड़ी बोला जाता है, और एक पहाड़ी इधर वाली साइड में है जिसे मैकाल पहाड़ी कहा जाता है। फिर इसके इस साइड में देखते हैं आप तो आपको नजर आएगी पश्चिमी घाट पर्वत, या फिर इसे कहा जाता है उत्तरी सह्याद्री। वहीं पे आप इस वाली साइड में देखते हैं तो आपको एक पठार नजर आएगा जिसे बोला जाता है तेलंगाना का पठार। आपको इसके नीचे वाली साइड में देखेंगे तो आपको नजर आएगा, उसे बोला जाता है कर्नाटक का पठार। आप इसके इस पूर्व साइड में देखेंगे तो आपको नजर आएगी यहां पर महानदी बेसिन। यानी ये वाला जो एरिया है, मेनली ये वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया को हम किस नाम से जानते हैं? इस वाले एरिया को कहते हैं महानदी बेसिन। महानदी बेसिन। इस वाले को कहा जाता है तेलंगाना पठार, तेलंगाना पठार। वहीं पे इस वाले को हम कहते हैं कर्नाटक पठार, कर्नाटक पठार। वहीं पे इस वाले को कहा जाता है पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत, या फिर आप इसको कह सकते हैं उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री। हालांकि सह्याद्री या पश्चिमी घाट पर्वत को हम अलग से पढ़ेंगे, बट ये सीमाबद्ध है इसके द्वारा ना, वो चीजें देख रहे हैं हम। यहां पर आप देखोगे तो राजपीपला पहाड़ी नजर आएगी, यहां पर आप देखेंगे तो महादेव पहाड़ी नजर आएगी, और यहां पर आप देखेंगे तो मैकाल पहाड़ी नजर आएगी। यानी तीनों पहाड़ियों को देखा जाए तो ये किसका पार्ट है एक्चुअल में? ये सतपुड़ा पर्वतमाला का पार्ट है ना।
या फिर हम ये भी कह सकते हैं तीनों को मिलाकर कि इसके उत्तर में यदि देखा जाए इन तीनों को मिलाकर, तो इसे नाम आप सतपुड़ा पर्वतमाला भी दे सकते हैं ना। कि इसे सतपुड़ा पर्वतमाला जो है वो महाराष्ट्र पठार के जस्ट उत्तर में है, जो इसको सीमाबद्ध भी करता है। यहाँ पर आपको देखो कुछ चीजें मिलेंगी देखने को। वो चीजें क्या क्या हैं, जरा थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। यदि हम यहाँ पर बात करें तो महाराष्ट्र की जस्ट ऊपरी वाला जो पार्ट है, यानी एमपी के और महाराष्ट्र की सीमा के जस्ट पास यानी महाराष्ट्र में, वहां पर एक पर्वत है और उस पर्वत को कहा जाता है अजंता पहाड़ी। क्या कहा जाता है भाई? अजंता पहाड़ी। वहीं पे आप पश्चिमी घाट वाली साइड में आप देखते हो तो आपको एक पर्वत नजर आता है और इस पर्वत को कहा जाता है बालघाट। क्या कहा जाता है दोस्तों? बालघाट। एक पर्वत ऐसा है जो महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना तक फैला हुआ है और इस पर्वत को कहा जाता है सतमाला। क्या कहा जाता है दोस्तों? शतमाला पर्वत। ठीक है, इसका विस्तार आप देखोगे तो इसका विस्तार महाराष्ट्र में भी है और प्लस में इसका विस्तार तेलंगाना में भी है। वहीं पे आप यहां पर और देखें तो जैसे आपको कुछ पहाड़ियां और नजर आएंगी। जैसे एक पहाड़ी है, उसे हम कहते हैं हरिश्चंद्र रेंज या हरिश्चंद्र पहाड़ी। वहीं पे आप देखोगे तो आपको एक और नजर आता है जिसे गवीलगढ़ की पहाड़ियां कहा जाता है और एक यहां पर आती है उच्च भूमि नजर आपको। पहले हम इसका नामकरण कर लेते हैं। इसे दोस्तों कहा जाता है गवीलगढ़, गवीलगढ़ पहाड़ियां। और ये वाली जो है इसे कहा जाता है महादेव उच्च भूमि, महादेव उच्च भूमि। ये भी महाराष्ट्र पठार के अंतर्गत ही है। यहां पर आप देखते हो तो आपको एक यहां पर झील नजर आएगी। क्या आएगी भाई? झील नजर। और वैसे सामान्यतः इस झील को कहा जाता है लोनार झील। क्या कहा जाता है? लोनार झील। देखिएगा, ये लोनार झील की हम बात करें ना तो ये महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में है। कहां पर नजर आएगी आपको? बुल्डाना जिला। और यदि आप बुल्डाना जिला देखते हैं तो ये बुल्डाना जिला है, ये महाराष्ट्र का ही है। ठीक है। साथ में एक चीज और देखो, इस लोनार झील को आप मुख्यतया देखते हैं तो इस झील को कौन सी झील माना जाता है? इस झील को माना जाता है करेटर झील। ठीक है। करेटर आप लोग जानते होंगे कि ज्वालामुखी का उद्गार जहां से होता है, यानी ज्वालामुखी का मुंह जो कि कटोरी नुमा होता है, उसमें यदि वर्षा का जल भर जाता है तो उसे हम करेटर झील का नाम भी देते हैं। वहीं पे इस लोनार झील के बारे में एक तथ्य और निकल के आता है जो कि आता है जीएसआई का, जिसे बोला जाता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यदि आप इसके अनुसार देखते हैं, अनुसार इस झील का निर्माण, इस झील का निर्माण किससे हुआ है भाई? एस्ट्रोनॉट्स, यानी कि बोल सकते हैं ना उल्का पिंड, उसके गिरने से। उल्का पिंड या एस्ट्रोइड, उल्का पिंड के गिरने से जो गड्ढा बना है उसमें, उस झील को हम क्या कहते हैं? लोनार झील कहते हैं ना। काफी बार ये सवाल पूछा जाता है लोनार झील, हालांकि लोनार झील से मैक्सिमम आपका सवाल है वो यही बनेगा कि ये एक प्रकार की देखा जाए तो ये करेटर झील है ना। ये इसका बेस्ट पार्ट है, इसको थोड़ा सा अच्छे से आपको ध्यान रखना है। यहां तक की बातें हुई। साथ में ही देखो, यदि हमारी बात इसको लेकर चली रही है तो यहाँ की हम बात करें तो इसका यदि आप निर्माण देखते हैं इस पूरे का, तो आप निर्माण में देख पाएंगे कि इसका एक्चुअल में जो निर्माण है वो दक्कन ट्रेप चट्टानों से हुआ है। किससे हुआ है? दक्कन ट्रेप चट्टानों से हुआ है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। वहीं पे आप बात करते हो यहां पर देखो बहने वाली नदियां, जैसे आपने नाम सुना होगा वृद्धा का, आपने नाम सुना होगा वेनगंगा का, पेनगंगा का। ठीक है। वर्धा है, यहाँ पर पेनगंगा भी है, वेनगंगा भी बहती है, गोदावरी भी बहती है ना। लेकिन हम फिलहाल यहाँ पर बात कर रहे हैं वर्धा और पेनगंगा को लेकर। ठीक है।
इस बेसिन में यदि आप बात करते हो वर्धा और वेनगंगा बेसिन में आपको आर्कियन युग की चट्टानें देखने को मिलती हैं। आर्कियन युग की चट्टानें आपको देखने को मिलेंगी। आर्कियन युग की चट्टानों से क्या तात्पर्य है? क्योंकि आर्कियन युग की चट्टानें आप सिंपल सा देखोगे तो इन्हें कहा जाता है जैसे ग्रेनाइट है, नीस है और सिस्ट चट्टानें। ठीक है। साथ में ही इसमें यदि आप और बात करते हैं तो इसमें आपको कहीं-कहीं, ठीक है, कहीं-कहीं आपको कुडप्पा करम की चट्टानें भी देखने को मिलती हैं। कुडप्पा करम की जो चट्टानें होती हैं, वो भी आपको देखने को मिलती हैं। हालांकि कुडप्पा भी है, आर्केन युग की चट्टानें भी हैं और साथ में ही यहाँ पर आपको विंध्य करम की चट्टानें भी देखने को मिलती हैं। ये सारी की सारी चट्टानें जो हैं वो इससे रिलेटेड ही है ना। यानी मैं सिंपल सा यहाँ पर मैं बोल लूं तो इस पूरे महाराष्ट्र पठार में आपको देखो एक तो विंध्य करम की चट्टानें देखने को मिल रही हैं, एक यहाँ पर आपको कुडप्पा करम की चट्टानें देखने को मिल रही हैं और एक मैंने कौन सा बताया है, आर्कियन युग की चट्टानें। आर्कियन युग की चट्टानें इसमें मिलती हैं आपको चट्टानें। और महाराष्ट्र के पठार की ये जो संरचना है वो आप अच्छे से देख लीजिए कि महाराष्ट्र में आपको कौन कौन सी संरचनाएं देखने को मिलती हैं, जिनमें आप देख पा रहे हैं कि अजंता है, बालघाट है, हरिश्चंद्र है, ग्वीलगढ़ है, सतमाला है, महादेव उच्च भूमि है और एक है लोनार झील। स्थिति आप देख पा रहे हैं कि इसके पश्चिम की ओर देखें तो आपको पश्चिमी घाट है, पूर्व की ओर देखते हैं तो महानदी बेसिन आता है और इसके यानी कि दक्षिण पूर्व की ओर देखेंगे तो तेलंगाना पठार है, दक्षिण पश्चिम की ओर देखेंगे तो कर्नाटक पठार है, उत्तर की ओर देखेंगे तो सतपुड़ा पर्वतमाला अर्थात आपका राजपीपला, महादेव और मैकाल पहाड़ियां। उम्मीद है यहां तक का सेशन अच्छे से याद रहा होगा। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे का सेशन देखो हम यहीं से कनेक्ट कर लेंगे और अब की बार पढ़ते हैं इस महानदी बेसिन को। चलिएगा, मैं हेडिंग बना देता हूं मेन। हमारी मेन हेडिंग क्या हो जाएगी, महानदी बेसिन। चलिए, महानदी बेसिन। महानदी बेसिन की बात करते हैं तो ये महानदी बेसिन आपको प्रॉपर वे में आप देखोगे तो आपको छत्तीसगढ़ में नजर आएगा। कहां पर नजर आएगा भाई, छत्तीसगढ़ में। यदि हम छत्तीसगढ़ में इसकी संरचना को देखें, देखो मैप में थोड़ा सा बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, मैं यहाँ पर आराम से बना रहा हूं, आप थोड़ा सा देखते जाइएगा। यहाँ पर यदि बात करते हो महानदी बेसिन की, ये मान लेते हैं कि हमारा महानदी बेसिन है, ठीक है। महानदी बेसिन की यदि आप इस वाली साइड में देखते हैं तो आपको थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि यहां पर यदि हम बात करें तो आपको नजर आएगा महाराष्ट्र का पठार। कौन सा आएगा भाई, इधर हम देखते हैं तो महाराष्ट्र पठार आपको नजर आएगा। यदि आप इसके इस वाले कोने में देखते हैं तो आप देख पाएंगे कि यहां पर जो है वो मैकाल श्रेणी है। कौन सी है, मैकाल श्रेणी है। मैकाल श्रेणी का विस्तार हम मेनली देखें तो इसका विस्तार आपको एमपी प्लस छत्तीसगढ़ दोनों में नजर आता है, ठीक है। यदि आप इसके इस वाली साइड में देखते हो और पूर्व में जाते हो तो आपको यहां पर नजर आएगी उड़ीसा उच्च भूमि। कौन सी नजर आती है, उड़ीसा उच्च भूमि, यह आपको यहां पर नजर आएगी। और ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है इसे हम जानते हैं महानदी बेसिन। और यदि आप इसके दक्षिण में बात करते हैं तो दक्षिण में आपको नजर आएगी राजहरा की पहाड़ियां। राजहरा पहाड़ियां, और ये राजहरा की जो पहाड़ियां हैं इनको आप थोड़ा सा देखने का प्रयास करें तो इनमें आप देखेंगे तो इनमें धारवाड़ करम की चट्टानें आपको देखने को मिलेंगी। करम की चट्टानें, चलो वहीं पे हमारी बात इसको लेकर चल ही रही है तो यहां पर देखिए कुछ संरचनाएं आपको देखने को मिलेंगी। जैसे महानदी बेसिन के उत्तरी भाग में आपको दो पठार नजर आएंगे छोटे छोटे से, और वो दो पठार कौन कौन से हैं जरा देखिए। फिर आपको यहाँ पर दो पहाड़ियां भी आपको नजर आएंगी इसके उत्तरी भाग में, उनको भी देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं यहाँ पर इस वाले पठार को लेकर,
देखिएगा इस वाले पठार को कहा जाता है लोरमी पठार। क्या कहते हैं? लोरमी पठार। इस वाले पठार की मैं बात करता हूं तो इस वाले पठार को कहा जाता है पेंड्रो पठार। ठीक है, पेंड्रो पठार। वहीं पे आप बात करते हैं ये वाली पहाड़ी की, तो पहाड़ी वाली हम बात करें तो देखो पहाड़ी को यहां पर कहा जाता है छुर्री की पहाड़ियां, या फिर मैं यहां पर लिख देता हूं छुर्री पहाड़ी। छुर्री पहाड़ी के बाद में देखिएगा ये वाली जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी को कहा जाता है रायगढ़ पहाड़ी। कौन सी कहा जाता है? रायगढ़ पहाड़ी। और ये महानदी बेसिन है, ठीक है। तो इसकी एक विशेषता हम और देख लेते हैं, और वो विशेषता क्या है जरा ध्यान दीजिएगा कि ये जो महानदी बेसिन है, बेसिन को क्या कहा जाता है? को धान का कटोरा कहा जाता है। ये स्पेशल बात है, धान का कटोरा कहा जाता है। ये बात भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, ठीक है। उम्मीद है ये महानदी बेसिन एक्चुअल में क्या है आपको सही तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट में बात करते हैं हम यहां से। देखिएगा महानदी बेसिन हमारा हो चुका है। महानदी बेसिन से हम जस्ट आगे की ओर चले तो देखिए हमने पीछे क्या देखा था यहां पर कि इसके इस वाली साइड में देखा जाए तो उड़ीसा उच्च भूमि है, ठीक है। और इसी उड़ीसा उच्च भूमि के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं लगे हाथी। देखिए हम हेडिंग बना रहे हैं यहां पर, और इस हेडिंग को नाम दे सकते हैं उड़ीसा उच्च भूमि। उड़ीसा उच्च भूमि। यदि आप उड़ीसा उच्च भूमि को देखें तो देखिएगा मेनली इसका जो पोर्शन है वो आपको नजर आएगा उड़ीसा में, ठीक है। तो मैं उड़ीसा का एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना देता हूं जिससे कि आप आसानी से समझ पाओ। मान लेते हैं कि ये उड़ीसा उच्च भूमि है। क्या है भाई? उड़ीसा उच्च भूमि है। यदि आप उड़ीसा उच्च भूमि के यदि आप उत्तर की ओर बात करते हैं, यहां पर उत्तर की ओर बात करते हैं, ठीक है। उत्तर की ओर बात करते हैं तो यहां पर आपको क्या नजर आता है? यहां पर आप देख पाएंगे कि यहां पर छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर पठार आपको नजर आएगा। वहीं पे यदि आप इसी के इस वाली साइड में देखें, जैसा कि हमने पीछे वाली स्लाइड में देखा था, यहां पर यदि आप देख पाए तो यहां वाली साइड में देखो हमने थोड़ी देर पहले ही किया था कि यहां पर इसके इस साइड में जो है वो महानदी बेसिन होगा जिसे धान का कटोरा भी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ वाला। यहां तक की समझे। फिर इसके इस वाली साइड में आप बात करते हैं तो यहां पर आपको एक पर्वत श्रेणी नजर आएगी, और इस पर्वत श्रेणी को कहा जाता है मेनली, वो कहा जाता है पूर्वी घाट पर्वत। पूर्वी घाट पर्वत। यदि आप इसके इस वाली साइड में देखते हैं, इस वाली साइड में, इस वाली साइड में आपको नजर आएगा उत्कल तट। कौन सा तट? उत्कल तट, या फिर इसको कहा जाता है उड़ीसा तट। उड़ीसा तट। ये बात भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। इसमें आप देखोगे तो यहां पर आपको कुछ पहाड़ियां नजर आएंगी मेनली। चलिए मैं यहां पर पहाड़ी बना देता हूं। ये मान लेते हैं कोई पहाड़ी है, और इस पहाड़ी पे यदि आप गौर से देखेंगे, चलो मैं पहले पहाड़ियां बना देता हूं। एक पहाड़ी चलो हम यहां पर बना लेते हैं, और एक पहाड़ी हम यहां पर बना लेते हैं। तीन पहाड़ियां इसमें मेनली। इन तीनों पहाड़ियों की चर्चा करें हम थोड़ा सा तो देखिए यहां पर आप देख पाएंगे कि एक चोटी है जो कि काफी फेमस है, और इस चोटी का नाम है यहां पर मलयगिरी। मलयगिरी। वहीं पे ये वाली जो दूसरी पहाड़ी है यहां पर भी एक आपको चोटी नजर आएगी, और इस चोटी को कहा जाता है मेघसानी। मेघसानी। एक आपको चोटी यहां पर भी नजर आएगी, और उस चोटी को कहा जाता है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी। आप यहां पर देखें तो मलयगिरी की यदि आप हाइट देखना चाहते हैं तो मलयगिरी की हाइट आपको नजर आएगी 1169 मीटर। मेघसानी की हम बात करते हैं तो आपको नजर आएगी 1157 मीटर।
महेंद्रगिरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसकी हाइट है 1501 मीटर। 1501 मीटर। सबसे ज्यादा एग्जाम में यही पूछा जाता है कि महेंद्रगिरी जो है वो कहां पर है, इसकी ऊंचाई कितनी है, और इसे बोल सकते हैं कि उड़ीसा उच्च भूमि का सर्वोच्च शिखर भी है। साथ में ही महेंद्रगिरी के लिए हम ये बात भी बोल सकते हैं कि ये पूर्वी घाट पर्वत का भी सर्वोच्च शिखर है। उड़ीसा एवं पूर्वी घाट पर्वत का सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्च शिखर। देखिएगा, हालांकि इसके अलावा हम बात करें जैसे आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में जैसे बहुत सी ऐसी हैं, जैसे विशाखापट्टनम चोटी है, ठीक है, अरायाकोंडा है, देवी मुंडा है। ये ऐसी चोटियां जिनकी हाइट लगभग 1680 के आसपास है, 1680 मीटर। लेकिन एग्जामिनर उनमें सवाल नहीं बनाता। एग्जामिनर का जो मैक्सिमम सवाल होता है वो यही बोलता है कि पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और इसी के बारे में बार बार तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ये बात आप थोड़ी सी याद रखिएगा। वहीं पे देखो, छोटा नागपुर के पठार की हमने बात की थी कि छोटा नागपुर का पठार जो है वो इसके यदि आप देखोगे तो उत्तर में आपको नजर आएगा। कहां पर है? इसके उत्तर में। ये इस वाला पार्ट की हम बात करते हैं तो इसे बोलते हैं हम दक्षिण पश्चिम, वहां पर पूर्वी घाट है। और आप यदि बात करते हो पश्चिम की, तो पश्चिम में आपको क्या नजर आ रहा है? महानदी बेसिन। और ये उत्कल जो तट है, ये आपको कहां पर नजर आएगा? इसके पूर्व में। और इसकी जो मध्य की जो संरचना है उसे हम सारी को कहते हैं उड़ीसा उच्च भूमि। उम्मीद है आज ये जो बातें हमने की है वो सारी अच्छे से समझ आ रही होंगी। चलिएगा, इसी क्रम में हम एक छोटा सा आगे की ओर और बढ़ते हैं। यहाँ पर हम एक पठार और लेते हैं। देखिए, इस पठार को हम सामान्यतः कहते हैं दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य पठार, ठीक है। दंडकारण्य पठार। मैक्सिममली आप सीधा सा इसके लिए एक वर्ड बोलोगे तो एक वर्ड यही आएगा कि ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। लेकिन इसके लिए हम एक वर्ड की नहीं, देखिए ये एक तो छत्तीसगढ़ में भी है थोड़ा सा इसका हिस्सा, थोड़ा सा मैक्सिमम हिस्सा इसका छत्तीसगढ़ में ही है। फिर इसका कुछ हिस्सा उड़ीसा में भी आपको नजर आएगा, और इसका कुछ हिस्सा आपको आंध्र प्रदेश में भी नजर आएगा। आंध्र प्रदेश में भी नजर आएगा। सबसे पहले एक सिंपल सा देखो स्ट्रक्चर बनाते हैं इस दंडकारण्य पठार का। ये मान लेते हैं कि हमारा दंडकारण्य पठार है, ओके। इसके लिए सबसे पहले चलते हैं, हम एक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। मान लेते हैं, मान लेते हैं ये वाला जो है इसे हम नाम दे देते हैं कि ये दंडकारण्य पठार है। कौन सा है भाई? दंडकारण्य पठार है। इसका कुछ हिस्सा क्या है? कुछ हिस्सा, मतलब इसका लगभग हाफ मान लेते हैं ना। चलो मैं इसका वर्गीकरण कुछ ऐसे कर देता हूं। ये लीजिए, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम मान लेते हैं पूरा का पूरा छत्तीसगढ़। क्या मान लेते हैं? छत्तीसगढ़। इसका ये ऊपरी हिस्सा है, इसको हम मान लेते हैं ओडिशा। और इसका नीचे वाला जो हिस्सा है इसको नाम दे देते हैं हम आंध्र प्रदेश। यानी ये मेनली 3 राज्यों में फैला हुआ है, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ओके। अब बात करें देखो उड़ीसा की, तो उड़ीसा में देखिएगा इसके 2 जिले हैं मेनली। कितने जिले हैं? 2। एक आपने नाम सुना हो कोरापुट जिले का, और आपने दूसरा नाम सुना हो कालाहांडी जिले का। कालाहांडी, ठीक है, इसका विस्तार है। आंध्र प्रदेश में बात करें हम तो देखिए, आंध्र प्रदेश में आपको एक तो जिला नजर आएगा, उस जिले का नाम है पूर्वी गोदावरी में इसका विस्तार है। पूर्वी गोदावरी जिले में इसका विस्तार है। वहीं पे आप बात करो तो इसका विस्तार आपको नजर आएगा विशाखापट्टनम में। वहीं पे इसका विस्तार आपको नजर आएगा श्रीकाकुलम में। श्रीकाकुलम में। तो मेनली आपको विस्तार इसका कहां पर नजर आ रहा है? उड़ीसा के कोरापुट और कालाहांडी है।
आंध्र प्रदेश में पूर्वी गोदावरी है, विशाखापट्टनम है और श्रीकाकुलम है। वहीं पे छत्तीसगढ़ की आप बात करते हो मेनली, तो छत्तीसगढ़ का मेनली आपको नजर आएगा बस्तर जिला। कौन सा जिला नजर आएगा आपको? बस्तर जिला, जिसमें इसका मेन विस्तार है। ठीक है। वहीं पे एक चीज और देखिए, इसका ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है इसका दक्षिणी पोर्शन, इसके दक्षिणी पार्ट को यदि हम बात करें तो इस दक्षिणी पार्ट को कहा जाता है बस्तर का पठार। यानी इसका ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन एक्चुअल में क्या कहलाता है? ये वाला पोर्शन कहलाता है बस्तर का पठार। बस्तर का पठार। एक चीज देखिए, ये बस्तर का जो पठार है ना, इस बस्तर के पठार के लिए आप बात करें तो ये टिन उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। किसके लिए जाना जाता है? टिन उत्पादन के लिए। ये वाला जो है ये बहुत फेमस है, यानी प्रसिद्ध है। वहीं पे दंडकारण्य जो पठार है, मेनली इसको दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है। क्या किया जाता है? दो भागों में। दो भागों में कैसे? देखिए, इसका जो उत्तरी भाग है, ठीक है, इसका मेनली ये वाला जो पार्ट है, उत्तरी भाग, उत्तरी भाग, और इसका ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को बोलेंगे हम दक्षिणी भाग। दक्षिणी भाग। देखिए, एक पोर्शन को तो कहा जाता है कि दंडकारण्य घाट, और एक पोर्शन को कहा जाता है दंडकारण्य उच्च भूमि। यहां पर जो इसका उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग को हम कहते हैं किस नाम से? दंडकारण्य घाट। दंडकारण्य घाट कहलाता है। और इसका दक्षिणी भाग जो है वो कहलाता है दंडकारण्य उच्च भूमि। दंडकारण्य उच्च भूमि कहलाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। वहीं पे लगे हाथ हम कुछ छोटी मोटी बातें और देख लेते हैं। जैसे यहां पर इस पठारी प्रदेश की बात चली रही है, तो देखिएगा गुजरात में इससे रिलेटेड दो तीन बातें नहीं, तीन पहाड़ियों की चर्चा बहुत ज्यादा होती है। और इसमें मैं हेडिंग बना देता हूं कि यहां पर बात कर रहे हैं हम गुजरात की पहाड़ियों को लेकर। ठीक है। गुजरात की आप बात करें मेनली, तो देखिएगा गुजरात की यदि आप सेप देखना चाहते हैं कि गुजरात जो राज्य है वो सिंपल सा हम देखेंगे तो आपको इस वाली साइज का या ऐसी वाली शेप में आपको नजर आएगा, और इसे हम जानते हैं गुजरात के नाम से। यदि आप गुजरात वाले में यहां पर देखें तो आपको देखिएगा कि एक पहाड़ी आपको यहां पर नजर आएगी, एक पहाड़ी आपको यहां पर नजर आएगी, और एक पहाड़ी आपको यहां पर नजर आएगी। गुजरात में ये वाली जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी को कहा जाता है बारदा पहाड़ी। क्या कहते हैं दोस्तों? बारदा पहाड़ी कहा जाता है। ये वाली जो पहाड़ी है, इस वाली पहाड़ी को कहा जाता है मांडव पहाड़ी। मांडव पहाड़ी। और ये वाली जो पहाड़ी है, इस वाली पहाड़ी को कहा जाता है गिर पहाड़ी। गिर पहाड़ी। आप सभी को पता है कि मेनली गुजरात में इन तीनों पहाड़ियों को लेकर या तो कौन सी पहाड़ी गुजरात में है या कौन सी नहीं है, या फिर किसी अन्य रिलेटेड जो राज्य है उसकी कुछ पहाड़ियां दे देगा, फिर उनमें से पूछ लेगा कि निम्न में से लिखित में से ये पहाड़ियां इस राज्य में कौन सी नहीं है। ऐसे सवाल पूछता है, या गुजरात की पहाड़ी कौन सी है। तो आपको तीनों पहाड़ियां याद रखनी कि बारदा पहाड़ी है, मांडव पहाड़ी है, गिर पहाड़ी है, तीनों पहाड़ियां यही हैं। जब हम जलवायु को लेकर बात करेंगे, मानसून को लेकर बात करेंगे, तो इन पहाड़ियों की चर्चा करेंगे। जैसे आपको पता है कि गुजरात की बात हो रही है तो गिर, यहाँ पर गिर फॉरेस्ट जो है वो नेशनल पार्क के नाम से भी है। इस गिर फॉरेस्ट की बात करें ना, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर आपको जैसे गिर नस्ल के शेर है, बब्बर शेर बोलते हैं इनको, इन्हीं को एशियाई शेर भी बोला जाता है। वो केवल भारत में नहीं, पूरे एशिया में केवल यहीं पे पाए जाते हैं, गिर क्षेत्र के आसपास। और आसपास का जूनागढ़ क्षेत्र है, वहीं पे मिलते हैं ये। इसके अलावा पूरे एशिया में कहीं नहीं मिलते। हाँ, ये वाले शेर हैं ये अफ्रीका महाद्वीप जहां से टूटकर हमारा प्रायद्वीपीय भारत अलग हुआ था, वहां वाले एरिया में भी थोड़े से मिलते हैं। साथ में ही देखो,
वर्षा की बात करें तो गुजरात जो है वो इन 3 पहाड़ियों के आसपास का जो क्षेत्र है, वहाँ पर तो बारिश होती है। इसके अलावा पूरा गुजरात जो है वो लगभग सूखे की चपेट में रहता है। ये बात भी आपको थोड़ी-सी ध्यान रखनी है। ठीक है? चलिए, बाकी बातें जो हैं, हम हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें करेंगे। चलिएगा, धन्यवाद।